नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में एक लंबे अंतराल के बाद में कुछ विशिष्ट कारणों के कारण फिर बातचीत आरंभ कर रहे हैं और बात कर रहे हैं ग्लोबल टेररिज्म की। और एक देश है जो कि अभी लड़ाई के बीच में है। मुख्य रूप से उसी देश की कारस्तानियों के कारण ये युद्ध आरंभ हुआ है। और हमारे पड़ोस में भी एक ऐसा देश है जिसको टेररिज्म उनकी स्टेट पॉलिसी है। उसका नाम है पाकिस्तान। और पाकिस्तान लगातार जिस तरह से टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी मानता रहा है, बड़े बड़े बहुत सारे आतंकवादियों को उनको स्थापित करता रहा है, उनको शरण देता रहा है, उनको हथियार देता रहा है, उनको बेस देता रहा है और उनको ट्रेनिंग देता रहा है। तो पाकिस्तान के पास तो कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ईरान ईरान एक बहुत बड़ा देश है। 9 करोड़ की आबादी है। बहुत बड़े उसके पास वो भूमि है, पहाड़ों से घिरा हुआ है और ऑयल उसकी बड़ी भारी उसकी रेवेन्यू है। और ईरान की जो जीडीपी है वो करीब $5,000 जो है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है, यानी कि भारत से करीब करीब दुगनी है। क्यों है? क्योंकि उनके पास में तेल का उत्पादन हो रहा है। तो आप देखिए कि भारत की आबादी तो 140 करोड़ है, यानी कि फ़र्क देखिए, 140 करोड़ है और उनकी 10 करोड़ मान लीजिए, यानी कि 10% से भी कम है। और उनकी जीडीपी भारत से दुगनी है। तो उनको तो कितना आगे होना चाहिए। उनके पास में कितनी बड़ी बड़ी जो है विश्वविद्यालय होने चाहिए, ऐसे बड़े बड़े अस्पताल होने चाहिए और दुनिया भर के लोग वहाँ जाना चाहिए। और फिर पर्शिया का जो सांस्कृतिक जो उनकी धरोहर है उसके कारण। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी इस तरह के विश्व स्तर का जो है वो विश्वविद्यालय नहीं है। यानी कि अगर कंपैरिजन करें, यानी कि उनको 10% मान लेते हैं, मान लीजिए, तो उनके पास में उनकी जीडीपी भारत से डबल है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि करीब करीब 20 गुना उनके पास में आय भारत से ज़्यादा है पर कैपिटा बेसिस पे। और वो अधिकतर ऑयल और गैस और इस तरह के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उससे उनकी आय होती है। और उस आय का इस्तेमाल कोई भी जो कंट्री है, कोई भी देश है, वो अपनी जो कि उसके पास धन है जो कि वो एकत्र कर रहा है, बना रहा है व्यापार से, अपने मिनरल रिसोर्सेज को बेचने से, तो वो किसमें उसका उपयोग किसमें होना चाहिए? भाई जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है। स्कूलिंग होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, एक लिबरल एनवायरनमेंट होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भाई सरकार किसकी होनी चाहिए। तो सरकार तो 79 में है, वो जो है वो क्लरिक्स की आई है, यानी कि अताउल्लाहों की सरकार आई है, जो कि क्लर्गी के नियम के हिसाब से, यानी कि धर्म के हिसाब से चलती है। और ईरान के अंदर कई तरह के और भी सेक्ट हैं, तो उन आधे से अधिक तो दूसरे लोग हैं। तो एक ही जो है वो कट्टरवादियों के एक चंगुल में फंस गया है ईरान। उससे पहले भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन फिर भी बेहतर स्थिति थी। लेकिन रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति, वैसे क्रांति तो इसको तो क्रांति कह ही सकते हैं, लेकिन जिस तरह से दुनिया भर में क्रांतियों ने उन देशों का कबाड़ा किया है, ईरानियन रेवोल्यूशन यानी कि ईरान की जो 79 की क्रांति थी उसने ईरान का भी कबाड़ा कर दिया है। चाहे क्यूबा हो, चाहे कोई और देश हो, आप देख लीजिए वहाँ आज वो कहाँ खड़े हैं कि हाँ वहाँ वामपंथियों का सरकार है, राज है। तो ईरान की क्रांति को भी हवा, आग, पानी देने का काम वामपंथियों ने वहाँ के किया था। और उन्होंने एक तरह से रास्ता तैयार किया था अताउल्लाह के वापस आने का और एक तरह से कट्टरवादियों की सरकार बनने का, क्योंकि उनको शाह से बड़ी घृणा थी। हम कोई शाह का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन शाह को शायद जाना था, वो समय के साथ चल नहीं रहे थे। वो भारत के जो राजाओं थे उनसे बहुत बहुत पीछे थे, क्योंकि वो तो 47 में जो है वो स्वतंत्रता के उसमें इंडिपेंडेंस में चले गए और उन्होंने सब कुछ देश के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन ईरान में वो 53 के आसपास, उसके बाद भी 79 तक भी इस बात के लिए वो तैयार नहीं थे। यानी कि भारत से 30 वर्ष बाद भी जो ईरान के साथ थे वो डेमोक्रेसी के उसके लिए तैयार नहीं थे।
तो उसके बाद में फिर वो तथाकथित क्रांति हुई, इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, और अताउल्लाह राहुल्लाह खमैनी जो है वो उसकी कहाँ ठहरे हुए थे। वो देखिए ये सारे के सारे जो आतंकवादी हैं ये कैपिटलिस्ट देशों में ही शहर थे जहाँ के प्रजातंत्र हैं, यानी कि वो पेरिस में विराजे हुए थे। पेरिस में लौट करके अपने देश के सभी नागरिकों को बंदी बनाने की योजना करते हुए वो पेरिस में प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब पूरी की पूरी बिसात बिछ गई, वामपंथियों ने इतना गड़बड़ किया, बाकी शाह की बहुत सारी गलतियाँ थी उसमें, उनको इससे छोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन जैसे ही आए भाई साहब आप समझ लीजिए कुछ ही सालों में, कुछ ही महीनों में सारे वामपंथी समाप्त कर दिए गए। यानी कि ये जितने भी जो कट्टरवादी मुल्ला लोग हैं ये वामपंथियों का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। वामपंथियों को इनसे बड़ी इनके साथ हमदर्दी रहती है, और उसके कई सारे उदाहरण मिल जाएंगे। जो भी रेडिकलिज्म चल रहा है यूरोप में चल रहा है, और कहते हैं कि बेल्जियम में तो धर्मी परिवर्तन हो जाएगा, वहाँ पे जो मुस्लिम राष्ट्र बन जाएंगे, तो इसकी जड़ के अंदर जो हैं वो सारे के सारे वामपंथी हैं, क्योंकि उनको कैपिटलिज्म से बड़ी घृणा है, अमेरिका से बड़ी ही घृणा है। तो अब देखिए कि ग्लोबल टेररिज्म, जैसे जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध और भी कई लोगों के विरुद्ध कर रखा है। अभी 9/11 की योजना तो एक पाकिस्तानी ने बनाई थी, और उसको सपोर्ट भी ठीक है शुरू में अमेरिका ने किया था। अमेरिका ने ऐसे बहुत सारे भस्मासुर पैदा किए, इसमें कोई राय नहीं है कि ओसामा बिन लादेन अमेरिका का ही उत्पाद है, यानी कि कैपिटलिज्म का उत्पाद है, एक तरह से हम मान सकते हैं। तो इस तरह के भस्मासुर उन्होंने पैदा किए हैं, और बाद में फिर उन्हीं भस्मासुर को इनको भस्म करना पड़ा, लेकिन उनके भस्म होते होते बहुत सारा कुछ भस्म हो गया। तो इसी प्रकार के ईरान के जो ये कट्टरवादी मुल्ला हैं, इन्होंने अपने देश के नागरिकों को बंदी बना रखा है, और उसके अंदर अब कहते हैं कि उनको भागने की परिस्थिति आ गई है। बहुत सारे जो डिप्लोमेट हैं, जो कि राजदूत हैं दूसरे देशों में, उनकी नियुक्ति है ईरानियन, वो वहाँ पे शरण लेना उन्होंने आरंभ कर दिया है, और 10-12 साल बाद। और सबसे बड़ी हमारे देश में ये बात है, हमारे देश में प्रगतिशील, यानी कि जिन्हें प्रगतिशील कहा जाता ना, वो हमेशा उल्टा ही बोलते पाए जाते हैं। जैसे प्रगतिशीलों में एक फ़ोटो हमने लगाई है सुश्री अरुंधति राय, उन्होंने भारत को बहुत ही सारी लानत भेजी है कि वो ईरान के साथ क्यों नहीं खड़ा है, वो जो है तटस्थ क्यों है, उसको तो ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। यानी कि देखिए कि कश्मीर को भारत का नहीं अंग मानने वाली ये जो मोहतरमा है, उनके इसी तरह के विचार रहते हैं। कश्मीर के मुल्लाओं के साथ में ये खड़ी थी, अब वो जो है वो ईरान के मुल्लाओं के साथ में खड़ी हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि क्या ये जो अमेरिका कर रहा है वो इजराइल कर रहा है। देखिए इजराइल तो अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि ईरान का एक ध्येय है, घोषित ध्येय है, सारे के सारे जितने भी टेरर प्रॉक्सीज हैं, हमास है, हुतीज हैं, हिजबुल्लाह हैं, उन सबको किसने जो है वो खड़ा किया है, किसने उनको शक्ति दी है, किसने हथियार दिए, किसने पैसे दिए हैं। ये सारे के सारे टेररिस्ट को जो लीडर हैं वो इनके पास में मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, इन बच्चों के पास में दुनिया भर में दूसरे देशों में बड़े ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, और फिलिस्तीन और ये दूसरे देशों के बच्चे जो हैं वो इन लोगों के ऐशो आराम के लिए मर रहे हैं। तो एक तरह का एक ये भी है कि इन लोगों ने एक ऐसा तंत्र स्थापित कर दिया है जिसके अंदर ईरान से पैसा आता है, पाकिस्तान से, बल्कि दुनिया भर से पैसा आता है, और वो पैसा अरबों करोड़ों में है, और वो फिलिस्तीन के नाम पे, हिजबुल्लाह के नाम पे, तो उसके जो बड़े बड़े नेता हैं वो उसको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, बड़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी वो गुजारते हैं। और फिर ईरान को तो देखिए, इजराइल जो है उसने ईरान पे बहुत पहले से नज़र रखी है। बहुत सारे ऑपरेशन हुए हैं, जो कि आप मोसाद के ऑपरेशन के बारे में जानना चाहेंगे तो मालूम पड़ेगा कि किस तरह से ईरान के जितने भी न्यूक्लियर एम्बिशन थी कि उनको परमाणु बम बना के करना क्या था। उनका तो सिर्फ घोषित उद्देश्य है कि परमाणु बम डाल करके हम जो है वो इजराइल को इस धरती से नष्ट कर देंगे, और वो अधिकतर देश पाकिस्तान वगैरह हैं उनका भी यही है। बल्कि मगरिब में जिसको कि मिडिल ईस्ट कहा जाता है, उसमें सभी का मुख्य उद्देश्य यही है कि इजराइल को ध्वस्त कर दिया जाए, उसको इस धरती के नक्शे से हटा दिया जाए। सिर्फ 22,000 किलोमीटर की जगह है, ईरान उससे 80 गुना है। यानी कि पूरे क्षेत्र की बात हो तो एक फुटबॉल के फील्ड में
जो है ना, एक फुटबॉल जितनी भी शायद जगह नहीं है इजराइल के पास में। लेकिन आप देखिए कि इस इजराइल में, और ये सबसे पुराना, यहाँ पे अगर सेक्ट किया जाए या धर्म की बात की जाए या कि पंथ की बात किया जाए, तो सबसे पुराना पंथ है यहाँ पे। लेकिन एक जगह का झगड़ा लगातार, यानी कि लगातार जो निरंतर युद्ध लड़ने की जो नीति है, जो कि नियम है, या कि जो भावना रही है, एक ट्राइलिज्म में, एक कबीलाई संस्कृति में रही है, उसका ये एक्सटेंशन पूरे एक देश में दिख रहा है, जिसमें ईरान है और जिसके पास में तेल संपदा है। उसने अपनी तेल संपदा का जो उपयोग है अपने जो नागरिक हैं उनको उच्च शिक्षा देने में, उनके लिए फैसिलिटी क्रिएट करने में, मेडिकल टू वो जो है वो उसकी फैसिलिटी क्रिएट करने में नहीं किया। यानी कि ईरान में कोई भी बड़ी भारी इस क्षेत्र में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी पहले थी बैरूत वगैरह में, वो सब नष्ट हो गई। किसके कारण नष्ट हो गई? इसी के कारण, ग्लोबल टेररिज्म और गृह युद्ध। दूसरे कह रहे हैं कि पहले क्या हुआ, वो देश अस्त व्यस्त हैं, तो जहाँ इस तरह की क्रांतियाँ होंगी, जहाँ अपोजिशन नहीं खड़ा होगा, जहाँ पे इस तरह के कट्टरवादी और वामपंथी जो है वो उसमें फ्रंट में होंगे, उन देशों के तो नागरिकों का ये मान सकते कि ये बड़े ही दुख की बात है कि उनका समय ख़राब है, उनकी किस्मत ख़राब है, यही कहा जा सकता है। तो ईरान में अब इम्प्लोजन शुरू हो चुका है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि जितने भी उनके राजदूत हैं राजनयिक दूसरे देशों में, वो शरण ले रहे हैं। और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है इस युद्ध के दौरान में, टारगेटेड जो अटैक हैं ईरान के द्वारा और अमेरिका के द्वारा, तो उसका एक पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर समाप्त हो चुका है। कहीं पे पानी नहीं है, कहीं सप्लाई नहीं है, और हथियारों की ऐसा पागलपन ईरान में, ऐसा पागल पहले इराक में भी था, लीबिया में भी था कि बढ़िया से बढ़िया हम हथियार खरीदेंगे और हथियार बनाएंगे और एटम बम बनाएंगे। क्यों बनाएंगे एटम बम? क्या हमने इजराइल को नष्ट करना। अब ये ग्लोबल टेररिज्म एक समस्या बहुत बड़ी है। ये कैसे सुधरेगी, कब सुधरेगी? क्योंकि इनके पास में तेल का धन है। तो इस बारे में किसी पाकिस्तानी से जर्मनी में 30 साल पहले क्या बातचीत हुई, तो उसके ऊपर अलग से एक बात करेंगे। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।